गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ अमित सेठ और प्रकाश कावा पिछले शो से बने हुए हैं। ऑब्वियसली बी रोल में रहेंगे आपके साथ अगले आधे घंटे। और अगले फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए हमारे साथ निर्मल बांग से विकास सालुंके और ट्रेड बुल से सजदन उत्तेकर भी जुड़ेंगे। इसके अलावा मार्केट आउटलुक और बजट उम्मीदों पर बातचीत करने के लिए हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी और ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा होंगे। साथ ही तीसरी तिमाही पर के नतीजों पर बात करेंगे आज के वन ऑफ द हीरोज ऑफ द डे केपीआईटी टेक के सीएफओ प्रिया हार्डिकर से। ये सब कुछ लाइंड अप है कुछ ही देर में शो में, लेकिन इससे पहले एक जरा क्विक मार्केट का चेक लेते हैं। निफ्टी अगेन उस कंजेशन जोन में लेकिन अच्छी गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 60 पॉइंट 23,223 पर। बैंक निफ्टी फ्लैट है 49,170 पर, लेकिन आज फिर से मार्केट में शानदार मोमेंटम है मिड कैप मार्केट में। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन 4.4:1। जी हाँ, हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 4 बढ़ने वाले शेयर इस समय आपको दिखाई देंगे। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ एक एक्सचेंज पर टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स की लिस्ट उठा के देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज का मार्केट है कैसा। सिर्फ एक टाटा मोटर्स को छोड़ दें जो एक आज का वन ऑफ द एक्सीडेंट्स ऑफ द डे है, उसके बाद बाकी सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी आपको रिकवरी दिखाई देगी। कल भी काफ़ी स्टॉक्स रिकवर हुए थे, आज भी रिकवर हो रहे हैं। वहाँ पर चाहे आप लॉरस लैब्स को देखें, इरकॉन को देखें, बजाज फाइनेंस, आरवीएनएल, काफ़ी स्टॉक्स हैं। और अगर आप एफएनओ वाले स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको एक शानदार मोमेंटम दिखाई देगा। केपीआईटी टेक उसको लीड कर रहा है, ग्रैन्यूल्स, महानगर गैस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, काफ़ी स्टॉक्स हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जो नीचे भी हैं। टाटा मोटर्स की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। वोल्टास एक और स्टॉक है जहाँ पर 11% का आपको डाउनटेक दिखाई देगा। और उसके अलावा वर्लपूल, वो आज का क्लियरली सबसे बड़ा एक्सीडेंट है, लेकिन उसमें कोई ट्रेड नहीं हुआ है, वो खुला ही 20% नीचे और वहीं पर वो स्टॉक 20% नीचे काम करता हुआ। आपका वीरू जी हाँ, ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी समरी। अब आइए काम करते हैं, ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं। और अमित सेठ, प्रकाश का बसर पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी विकास सालुके और सचिन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सचिन, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। एंड अनुज जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सचिन। एंड जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम है, मुझे लग रहा है और भी थोड़ी सी हेडरूम अवेलेबल है। 23,330 के आसपास फिलहाल मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकआउट पॉइंट है एंड हो सकता है कि ये थोड़ी सी रैली और एक्सटेंड हो जाए। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है दोनों जो आइडियाज है वो ऑन द बुलिश साइड होंगे, जहाँ पर फ्रेश पर्सपेक्टिव मिला है अभी भी शॉर्ट कवरिंग का। रिकमेंडेशंस हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी है, ये होगा डिस्क्लोजर। सो पहला स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प का। काफी बीटन डाउन नेम रहा था, बट पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है स्टॉक में एंड प्लस एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है इसके डेली आरएसआई पे, तो मुझे लग रहा है काफी अच्छी जगह है जहां से एक रिलीफ रैली बन सकती है काउंटर में। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, फरवरी के फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है एक स्विंग बन सकता है अराउंड 43-40 तक का। तो खरीदारी करनी है हीरो मोटोकॉर्प के फरवरी के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 4070 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे आया है वो है यूपीएल का। यहाँ पर भी जिस तरीके से एक क्लस्टर था रेजिस्टेंस का 560 के आसपास, काफी समय इसने अच्छा निकाला था, बट आज के सत्र में जिस तरीके से मूव अनफोल्ड हो रही है, क्लियरली शॉर्ट कवरिंग के ही साइंस है। एक अच्छा ब्रेकआउट इसने एस्टेब्लिश किया है डेली चार्ट्स पे एंड जिस तरीके से एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है 60 मिनट्स पर, मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम 600 तक थोड़ा सा एक्सटेंड होगा। एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, यहाँ पर भी यूपीएल के फरवरी के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 564 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। अगर थोड़े से डिक्लाइंस मिलते हैं तो 572 तक भी आप खरीदारी कर सकते हो। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 600 का। ओके, तो ये समय सचिन के पिक्स। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपके पिक्स। गुड मॉर्निंग जी और विश यू हैप्पी बर्थडे। देखो, ओवरऑल मार्केट में जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है, जो मुझे लगता है पॉजिटिव साइड देखने मिल सकता है। मुझे भी यूपीएल रिकमेंड करना था, ऑलरेडी मैंने कल ये अपने चैनल पे रिकमेंड कर चुका था। दूसरा मेरा बाइंग कॉल रहेगा मेटल्स में। मेटल्स में मुझे लगता है वेदांता यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। वीटीएल मुझे लगता है यहाँ से वापस एक पुल बैक रैली देखने मिल सकती है टूवर्ड्स 452 के आसपास के टारगेट के लिए। नीचे में जो
जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी यहाँ पे देखने मिल रहा है वो 426 के आसपास का है, तो 426 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे वेदांता को बाय करना है और मुझे लगता है एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल सकता है। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा एनसीसी। एनसीसी में मुझे लगता है कि एक करेक्शन जोन कंप्लीट हो चुका है, वापस यहाँ पे जो मोमेंटम इंडिकेटर है ये यहाँ से वापस अप मूव करते हुए देखने मिल रहे हैं, तो 245 के आसपास ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है वापस ऊपर में 262 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। नीचे में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा वो 238 के आसपास का है, तो एनसीसी मेरा दूसरा बाय कॉल रहेगा जहां पे एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल सकता है। कि ये दो ट्रेड्स आपके यहाँ पर। अब चलते हैं प्रकाश काबासर के पास। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? आई थिंक दो स्टॉक अच्छे लगते हैं। एक तो है अडानी टोटल गैस, एक ब्रेकआउट मिला है फ्रॉम लो लेवल्स, शायद एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ आ सकती है। ट्रेड करा 637, स्टॉप होगा 628। मेरे ख्याल से 660 तक एक पॉसिबिलिटी वहां तक जा सकता है। दूसरा स्टॉक जिसमें एक रियल ब्रेकआउट मिला है वो है आरती इंडस्ट्रीज। 439 ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाना चाहिए 429, 10 रुपए का। अपसाइड टारगेट करीब 450 टू 455, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज बिल्कुल शानदार मोमेंटम है यहाँ पर भी आज। केमिकल्स में सारे स्टॉक्स में मोमेंटम है आज एक्चुअली। अमित जी, आपकी इस समय की फ्रेश पिक्स? अनुज जी, इस समय की पहली पिक रहेगी कोल इंडिया। कोल इंडिया अगर हम देखें तो इसने 10 और 20 डेमा क्रॉस किया है। यहाँ पे आरएसआई पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो पुल बैक आ रहा है लगभग अपने 50 डेमा तक जा सकता है बेस्ड ऑन द मोमेंटम इंडिकेटर्स। 385 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 395 के और स्टॉप लॉस रहेगा 380 रुपीज का। दूसरा ट्रेड मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है अशोक लेलैंड पे। यहाँ पे प्राइस और आरएसआई का डाइवर्जेंस है विच इज अ बुलिश कॉम्बिनेशन। 10 डेमा स्टॉक ने क्रॉस किया है, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग 20 डेमा, और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये पुल बैक 216 217 तक एक्सटेंड कर सकता है, तो इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 205 एंड टारगेट्स ऑफ 216। मीनवाइल निफ्टी अब क्रॉस कर रहा है उस 23,240 के जादुई आंकड़े को। अब देखते हैं इसके ऊपर टिकेगा या नहीं। काफ़ी 45 मिनट तक रेजिस्टेंस रही वहाँ पर, अब उसे क्रॉस करता हुआ बैंक निफ्टी अब करीब 49,250 क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। थोड़ा और मोमेंटम यहाँ पर अब सेंस हो रहा है और मिड कैप इंडेक्स यहाँ पर भी अच्छी खासी तेज़ी है। आई थिंक जो ऑप्शन राइटर्स होंगे वो कवर कर चुके होंगे सुबह फ्लैट ओपनिंग पर अपनी पोजीशंस। अब थोड़ा सा फील्ड लग रहा है मार्केट के लिए, शायद ओपन हुआ हो। अब आगे बढ़ते हैं, मार्केट आउटलुक और बजट उम्मीदों पर बात करते हैं। हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़े हैं। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी मार्केट ने पेन झेला है, 2-3 दिन से अच्छी रिकवरी दिख रही है। क्या माना जाए कुछ टर्निंग पॉइंट आया वो आरबीआई के डिसीजन के बाद? गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड वेरी गुड मॉर्निंग आपकी टीम को और आपके दर्शकों को, और धन्यवाद आप इस शो पर आमंत्रित करने के लिए एक बार फिर से। सो अनुज जी, एक्चुअली आरबीआई, वही मैं बता रहा था किसी को कि एक्चुअली आप देखिए कि हुआ क्या, एक लिक्विडिटी इन्फ्यूजन की बात की आरबीआई ने और बाजार क्या जोरों का चला है उसके बाद। अब आपने देखा लार्ज कैप्स ट्यूसडे को, ये मंडे शाम को आया इनका अनाउंसमेंट, और ट्यूसडे को लार्ज कैप्स चले और वेडनेसडेज को मिड कैप रैली हो गई, मिड कैप स्मॉल कैप रैली हुई, और आज फिर से वो रैली कंटिन्यूड है। तो एक्चुअली बाजार को ज्यादा नहीं चाहिए था कुछ भी, उनको एक थोड़ा पॉजिटिव इम्पिटस चाहिए था कि बहुत हो गया अभी, क्योंकि आप एक्चुअली देखिए मंडे तक कितना पैनिक था मार्केट में, और एक छोटी सी खबर आने के बाद इतना मूवमेंट आ गया। तो इट वाज ऑब्वियस कि एक एटलीस्ट इन द लार्ज कैप स्पेस फंडामेंटली एक स्क्रीमिंग बाइस जो निकल रहे थे, क्योंकि आपका जो पी था ऑलरेडी 18 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग हो गया था, करेक्शन 12-13% हो गए थे लार्ज कैप इंडाइसेस में, तो इट वाज ऑब्वियस कि वहां से टर्न थोड़ा एक्सपेक्टेड है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि रैली बिल्ड इन हो गई है, अभी भी काफी पड़ाव है हमारे सामने जो हमें क्लियर करने हैं। जैसे ये जो बजट है, बजट में एक और थोड़ा, जो फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ा एक और पुश दें कंजम्पशन को, तो बड़ा ही पॉजिटिव लेगा मार्केट। पर हमें लगता नहीं कि आज की तारीख में इतना गवर्नमेंट के पास असला है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर आज की तारीख में, तो इसलिए मे बी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। बट द फैक्ट इज के यहां से एक तो डिमांड पिकअप होना चाहिए टू सस्टेन दिस रैली, जो हमें लग नहीं रहा आज की तारीख में। हमें लग रहा है कि अभी भी डिमांड में थोड़ा पुशबैक है यहाँ पे, तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये रैली जो आपने देखी है ऐसे ही रहेगा पूरा मार्केट, एक फ्लैट लाइन जैसा रहेगा अनलेस सम ट्रेंड कैचेस ऑन। तो अब इस समय जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है लोगों का वो पोर्टफोलियोज़ में हुआ है दिनशो जी। खासतौर से ये महीना काफ़ी ब्रूटल रहा है। हमने देखा था काफ़ी इंडेक्स, रियल एस्टेट इंडेक्स फॉर एग्जांपल 19% गिर गया था, मिड कैप स्मॉल कैप तो 12-13% गिर गया था एक महीने में। यहाँ पर क्या
कुछ रिपेयरिंग होगी, या फिर जो बड़े डैमेजेस हुए हैं वो आपको लग रहा है कि शायद रिकवरी में भी ना सस्टेनेबल हो, मतलब ना रिकवरी देखने को मिले उतनी? एक्चुअली अनुज जी, हमने तो एक और एक्सरसाइज की थी। हमने देखा था कि पीक टू बॉटम जो फॉल हुआ है इंडाइसिस में, उसमें मीडियन करेक्शन कितना था स्टॉक का, नॉट एवरेज बट मीडियन करेक्शन। तो आप अगर जो देखें उसमें मिड कैप में मीडियन करेक्शन कुछ 29% के आसपास बन रहा था, जबकि जो इंडेक्स गिरा था वो 17%, शायद 16 या 17% गिरा था, मेरे को एक खास याद नहीं है, पर मैं मंडे तक की बात कर रहा हूँ जो बॉटम हुआ था मंडे तक का। तो उसमें आप सोचिए कि जब 29% मीडियन करेक्शन है, तो कोई स्टॉक तो कोई 40-45% गिरे होंगे, कहीं 50% के आसपास गिरे होंगे। तो ये सब में हमें वही आइडिया वही था कि जरा ढूंढिए कि कहाँ पे आपको वैल्यू दिख रहा है। तो पॉकेट्स में काफी मोटा करे, इनफैक्ट स्मॉल कैप में तो करेक्शन 32% के आसपास था मीडियन करेक्शन। तो वहां तो 50-55% की बात हो रही थी जो स्टॉक्स गिरे हैं वहां पे। तो इट्स ऑब्वियस कि यहाँ पे आपको एक पॉकेट्स दिखेंगे वैल्यू के, और इसीलिए हमें लग रहा है कि ये जो बाजार है ना आज की तारीख में अनुज जी, एक ऐसा मार्केट है कि आपको अल्फा जनरेशन के लिए बेस्ट टाइम जो कहते हैं वो ये टाइम का है। आप अपने स्टॉक्स लीजिए, इत्मीनान से लीजिए, कोई आपको प्राइस मूवमेंट ज्यादा दिखना नहीं, देखते नहीं आप दिन में, और आप ढूंढ के लीजिए कि आपके फंडामेंटली कौन से स्ट्रांग है, ग्रोथ कहाँ आपको दिख रही है, वो विद द फंडामेंटल्स और पीज उनके रीजनेबल है। तो वो सब स्टॉक अगर जो आप ये टाइम में पिक करेंगे तो इसलिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा आपके लिए आगे चल के, आपके पोर्टफोलियो के लिए। इनफैक्ट हम हमारे इन्वेस्टर्स को हमेशा यही बोलते हैं कि यही टाइम होता है जब आपको अपने सिप बरकरार रखने चाहिए, उल्टा कैंसिल नहीं करनी चाहिए पैनिक में, क्योंकि ये बॉटम में ही जो होता है एवरेजिंग में आपके रिटर्न्स विल पिक अप क्वाइट एप्रिशिएबली। दिनशा जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये लोगों के सिप्स को आपने यूटिलाइज कहाँ किया है इस डिप में? जी, हम एक्चुअली यूटिलाइज करते ही रहते हैं। अच्छा सवाल पूछा आपने, सिप को टाइम कर दिया हमारे पिक से। पर एनीवे हम जैसे हमने देखा था कि हमारी जो प्लेटफॉर्म कंपनीज थी काफी हद तक बड़े बड़े करेक्शन आए थे वहां पे, तो हमने थोड़ा थोड़ा टॉप अप किया है वहां पे। आईटी में हमने थोड़ा थोड़ा टॉप अप किया है, बिकॉज हमें लगा कि यहाँ पे पैनिक जो हो रहा है बेकार का पैनिक हो रहा है, कोई जरूरत नहीं थी उनको गिरने की जस्ट बिकॉज ट्रम्प आ गए। क्योंकि H1B का जो रिलायंस जो है अभी आज की तारीख में बहुत कम हो गया, तो ट्रम्प और क्या कर सकते हैं वहां पे। तो इसलिए हमें लगा कि ये सब सेक्टर्स में आपको आस्ते आस्ते टॉप अप करना चाहिए, और उल्टा हमारे फाइनेंशियल्स में भी जो हमारे जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स हैं या जो सर्विसेज वाले सेगमेंट्स हैं वहां पे हमने थोड़ा टॉप अप किया है। तो इसलिए सिलेक्टिवली किया है वीरू जी, और जैसे मैंने बोला कि यही टाइम होता है आपको एक्चुअल अल्फा आइडेंटिफाई करने का फॉर द फ्यूचर। नो डाउट, बिल्कुल सही कहा आपने। मीनवाइल भारतीय बाजारों के लिए एक चीज़ महत्वपूर्ण हो रही है, दोनों ही इंडिसेस निफ्टी और निफ्टी बैंक। निफ्टी दिखाइए डे हाई पर, इसका जो 20 डेमा है वो प्लेस्ड है, निफ्टी का याद रखिएगा 307 पे, हम उस पर हैं ऑलमोस्ट, और निफ्टी बैंक का 20 डेमा है, एक सेकेंड, करीब करीब 269 के क्लस्टर में, ये भी वहीं पर ही है। तो दोनों इंडेक्स अपने 20 डेमा को, जो कि दिशा परिवर्तन के लिहाज से बहुत क्रिटिकल एवरेज होते हैं, स्ट्राइक करते हुए। अच्छा, ये दिनशा जी, सबसे बड़ा प्राइस डैमेज हुआ था एफएमसीजी में, और कल तक भी हुआ। अब थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ रही है इंडिविजुअल काउंटर्स में। इंडेक्स तो अभी भी अगर आप देखें कोलैप्स हो रहा है। ये टेक स्लैब्स में थोड़ी छूट देकर लोअर टेक स्लैब्स में क्या डिमांड पुश करने का एक विकल्प जो वित्त मंत्री के पास है, वो क्या वो यूज़ करेंगे? इसका कयास है, आपको लगता है क्या? और एफएमसीजी को आप लोगों ने कुछ इंक्लूड किया है क्या अपने पोर्टफोलियो में, या एवरेज आउट किया है क्या? जी नहीं, हमारे पोर्टफोलियो में एफएमसीजी शायद ही आपको दिखे, पर एक आध स्टॉक आपको मिल जाएगा जो रूरल फोकस था, तो उसके चलते। नहीं तो हमें इतना कोई कंफर्ट नहीं है एफएमसीजी आज की तारीख में भी। और एक्चुअली आप देखें जो कंजम्पशन डैमेज हुआ है वो सिर्फ एफएमसीजी में ही नहीं हुआ। एफएमसीजी का तो डैमेज स्टार्टेड जब रूरल का डिमांड स्लो डाउन हुआ था तब से चालू हुआ था, लेकिन जो एक्चुअल डैमेज हुआ था वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड में हुआ है। हाई टिकट बिग टिकट जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है वहां पे काफी डैमेज हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक बार ये इम्पिटस मिलेगा, और एक्चुअली देना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट जैसे मैंने बोला कि उनको बहुत ही छोटी छोटी चीजें चाहिए होती है, और अगर जो ये बजट में थोड़ा टैक्स स्लैब कम कर दिए या रेट्स कम कर दिए, सॉरी, और स्लैब्स बढ़ा दिए, तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी बिग पॉजिटिव, नॉट ओनली फॉर कंजम्पशन
बट बाजार का सेंटिमेंट इंप्रूव करने के लिए बहुत बढ़िया वो होगा, आपका इम्पिटस होगा वहां पे। तो इसलिए हमें लग रहा है कि एफएमसीजी को छोड़ के आपको काफी और ऐसे अच्छे सेक्टर मिल जाएंगे जहां पे ये बेटर यूटिलाइज हो सकता है द पॉजिटिव सेंटिमेंट देन एफएमसीजी। कि एफएमसीजी का आज की तारीख में भी आप देखिए ग्रोथ रेट कोलैप्स तो हो ही गए थे, पर बेस्ट ईयर ग्रोथ रेट भी आपके हाई सिंगल डिजिट से लो डबल डिजिट, मतलब 9 से 11 के बीच में होते थे अर्निंग ग्रोथ रेट। और पीज तो आपने देख ही लिए थे कि 60-70 के पी हो गए थे, जो अभी अभी 50 के आसपास आ गए हैं, विच इज स्टिल वेरी एक्सपैंडेड अकॉर्डिंग टू अस। इसलिए हमें यहाँ पे ज्यादा बेट नहीं दिख रहे हैं। वाइल मार्केट निफ्टी 23,300 के पार गया इंट्राडे में, और बैंक निफ्टी में भी 100 पॉइंट की रैली आई। अच्छे मूव्स आ रहे हैं यहाँ पर। दिशा जी, बजाज फाइनेंस है क्या आपके पोर्टफोलियो में, और कोई व्यू इस स्टॉक पर? जी है, अच्छा बड़ा आनंद जी आपने। तो एनीवे बजाज फाइनेंस में पसंद आया था क्योंकि उनके जो ये क्वार्टर के पहले नहीं, हमने एक्चुअली लास्ट मंथ ही डाल दिया था बजाज फाइनेंस, क्योंकि हमें वहां पे यही लग रहा था कि वैल्यूएशन एक्चुअली हमारे पास पहले से था, लेकिन हमने बेच दिया था बीच में क्योंकि वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच हो गए थे और हमें लग रहा था ग्रोथ रेट कंजम्पशन के चलते नीचे आएंगे। पर जैसे ही थोड़ा पिकअप हुआ रूरल कंजम्पशन में, हमने कहा कि ये स्टॉक एक है वो है जो अक्रॉस सेक्टर स्प्रेड हुआ पड़ा है, और कंजम्पशन प्ले में तो मतलब कंज्यूमर फाइनेंसिंग में ये सबसे बहुत ही औंधा कंपनी है। और एक्चुअली जो करेक्शन आया था वो मेनली आया था कि एक बिग कंग्लोमरेट ने अपने फाइनेंस कंपनी चालू की थी, तो उसके चलते काफी प्रेशर गिरा था उनके ऊपर। पर हमने रियलाइज किया कि यहाँ पे थोड़ा डेंट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, और इसलिए जैसे ही वैल्यूएशन हमें दिखे हमने ऐड किया। इनफैक्ट रिजल्ट बहुत ही उम्दा थे उनके, और हमने थोड़ा टॉपअप भी किया था उसके पहले थोड़ा, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये करेक्शन में जो गिरा है वो जायज नहीं था उसके लिए। तो इसलिए काफी अच्छी क्वांटिटी है और काफी खुश है हम इस काउंटर से। बिल्कुल ऋषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा आज समय की कमी है, इसके लिए इस चर्चा को हम यही विराम देंगे। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ KPIT टेक की मैनेजमेंट है। 2 दिनों में शेयर में शानदार तेज़ी है, 15% से ज़्यादा की रैली आपने पिछले 2 दिनों में देखी है। कंपनी ने FY25 के लिए मार्जिन आउटलुक बढ़ाकर 21% प्लस कर दिया है। कंपनी की कमेंट्री भी शानदार रही है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ KPIT टेक की CFO प्रिया हार्डिका जुड़ी हैं। प्रिया जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 20.5 था पहले आपका, उसको आपने 21% प्लस किया है। अब ये प्लस कितना होगा? 50 बेसिस पॉइंट तो मान ही ले कि मिनिमम है, लेकिन उससे और कितना ऊपर जा सकता है? देखिए, हमने पहले भी कहा है दैट हम क्वार्टरली ऐसे गाइडेंस नहीं देते, बट हमें बहुत पॉजिटिव है कि हमारा EBITDA मार्जिन जो है वो 21% प्लस होगा। अभी कितना प्लस होगा रिजल्ट्स ही बता पाएंगे। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि हम हमारे डिलीवरी के एफिशिएंसीज में, जैसे प्रोडक्टिविटी हो या AI की इन्वेस्टमेंट्स हो, या आप अगर हमारी देखेंगे कि पर पर्सन रेवेन्यू हो या पर पर्सन प्रॉफिट्स हो, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो हम हमारा काम जो है हमारी एफिशिएंसी बरकरार रखेंगे और बढ़ती ही जाएगी। सो ये हमें कॉन्फिडेंस है और वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट द रिजल्ट्स मूविंग फॉरवर्ड। बिल्कुल नहीं, ये बात तो आपने सही कही। अच्छा, एक पहले काफ़ी एक थोड़ा सा कंसर्न था आपके स्टॉक पर, 52 वीक लो पर भी था, क्योंकि काफ़ी कंपनियों ने कहा था कि जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड प्लेज हैं वहाँ थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, और आपके भी काफ़ी जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो उस रेंज में हैं या फिर उस स्पेस को केटर करते हैं। इस स्पेस में अब इस समय आपका क्या आउटलुक है? देखिए, अभी कार में स्लो डाउन है, ये ऑटोमोटिव सेगमेंट का सिचुएशन है जिसे हम बहुत ही नजदीक से वॉच कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो T25 क्लाइंट्स का एक जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्ट्रांग है। हमारा ऐसे मानना है कि उनका जो स्पेंड है ER&D में वो बढ़ता जा रहा है, और हमारा जो वॉलेट शेयर है उनके स्पेंड में, उसी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। अगर आप हमारी देखेंगे डील विंस जो हमने इस क्वार्टर में क्लोज किए हैं, 236 मिलियन की डील विंस हमने इस क्वार्टर में क्लोज किए हैं, वो हमारे T25 क्लाइंट के रिलेशनशिप्स में ही क्लोज की गई। तो हमें ऐसा मानना है कि ER&D का स्पेंड बढ़ता ही जाएगा। ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल के बारे में जो एक तरह से इनोवेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें कोई हमें तब्दीली नजर नहीं आती है।
अच्छा प्रिया जी, Q3 में अगर मैं सीक्वेंशली एनालाइज करूं तो आपका यूरोपियन एंड यूएस सेल्स जो है वो डाउन है। एग्जैक्टली कारण और अगली 2 क्वार्टर्स में मैम इसमें रिवाइवल देखती हैं आप? देखिए ऐसा है ना, क्वार्टर का आउटलुक शायद ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर हमारी आप डील विंस देखोगे तो डील विंस जो है वो यूरोप लेड है, यूएस भी है और एशिया भी है। और ऐसा है कि जो हमारे कई ग्लोबल रिलेशनशिप्स है जो क्लाइंट के साथ ग्लोबल ओईएम्स है, और उनकी सर्विस डिलीवरी अगर एशिया से होती है तो वो रेवेन्यू जो है वो एशिया में रिकॉर्ड होता है। बट वो हमारी जो रिलेशनशिप है वो यूरोप और यूएस से ही लीड होती है। और हमारा ऐसी उम्मीद है कि यूरोप और यूएस में भी हमारी अच्छी ट्रैक्शन होगी। और अगर आप अपने हमारे अगले क्वार्टरों के नतीजे देख पाएंगे तो उसमें आपको शायद तब्दीली भी नजर आए। प्रिया जी, जहाँ तक एशिया का और भारत का सवाल है, यहाँ पे डिमांड एनवायरनमेंट कैसे देख रही हैं आप? ये कितना डोमिनेट करेंगे इन क्वार्टर्स एशिया, में? यस, सो इंडिया के बारे में हम बहुत बुलिश है। एक तरह से यहाँ हमारे भारत में भी एक भारत मोबिलिटी में हमारा पार्टिसिपेशन हुआ था, जहाँ पे हमने देखा कि एक तरह से बहुत ही बदलाव आया है। या यंग कंज्यूमर ग्रुप जो है वो बहुत डिमांडिंग है, जहाँ पे कार सेल्स भी है हमारे भारत में बढ़ रही है। और उनकी जो डिमांड्स है वो सिर्फ ईवी में नहीं है, वो हाइब्रिड में जा रही है, जिसके हम कहते हैं कि वो ऑल्टरनेट पावर ट्रेन है और या ऑटोनोमस है। सो एक तरह से यहाँ की एक तब्दीली बहुत ही अच्छी तरह से जा रही है। हमारा ट्रैक्शन भी डोमेस्टिक मार्केट जिसे हम बोलते हैं भारत में बहुत अच्छा हो रहा है। वहां पे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ओईएम जैसे भारत की है वो, और ये जो हमारे ग्लोबल क्लाइंट्स है उनकी भारत में जो एक डिलीवरी सेंटर्स होते हैं उनका जो सर्विसिंग होता है वो भी हम यहाँ से कर पा रहे हैं। तो हमें बहुत ही उम्मीदी है भारत और एशिया की तरफ से। आपकी डील में जबरदस्त रही, $236 मिलियन, 14% जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ऐसा क्या हो गया इस क्वार्टर में और क्या ये सस्टेनेबल है? जी, हमें लगता है कि हमारी पाइपलाइन बहुत ही स्ट्रांग है, जिसके नतीजे हमने हमारा रेवेन्यू गाइडेंस भी बरकरार रखा है इस ईयर का। प्रॉफिट गाइडेंस हमने बढ़ाया है मद्देनजर रखते हुए कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो एक तरह से हम बहुत ही पॉजिटिव है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे क्लाइंट की रिलेशनशिप्स अगर आप देखोगे तो बहुत ही स्ट्रांग है, जिसका नतीजा आप देख पाओगे ये डील क्लोजर्स है। अगर हम हमारा कैश कन्वर्जन देखोगे तो वो भी एक तरह से बहुत बड़ा है। सो ये जो 4-5 चीजें हैं, वैसे डील क्लोजर्स हो या कैश कन्वर्जन साइकिल्स हो, ये सब एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि हमारे क्लाइंट के साथ हमारी रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है। और हमारा ऐसा मानना है कि हमारा वॉलेट शेयर हमारे क्लाइंट के आर&डी स्पेंड में बढ़ता ही जाएगा, और बहुत ही पॉजिटिव है हमारे फ्यूचर के बारे में हम। बिल्कुल। चलिए प्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको ऑल द बेस्ट। शानदार क्वार्टर रहा आपके लिए और मार्केट ने अच्छे से रिवॉर्ड भी किया आपको। थैंक यू वेरी मच। स्टॉक में शानदार मूव हुआ। अब हमारे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मेहर वोरा जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मेहर जी, गुड मॉर्निंग। मेहर जी, अर्निंग सीजन अब तक कैसा लगा आपको और क्या कुछ साइन दिख रहे हैं ग्रीन शूट्स के? ग्रीन शूट्स मैं कहूँगा कि स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छे रिजल्ट्स रहे। इनफैक्ट स्टार्टिंग में मैं कहूँगा सीजन थोड़ी स्लगिश शुरू हुई थी, और लार्ज कैप्स टिपिकली जो होती हैं वो नॉर्मल रिजल्ट्स देते हैं, ज्यादा सरप्राइजेस नहीं होते हैं। लेकिन मैं पिछले 2-3 दिनों में अगर देखूं काफी सारे स्मॉल और मिड कैप्स के रिजल्ट आए हैं, वो काफी अच्छे आए हैं। सो मेरे ख्याल से जो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है वही कंटिन्यू करना चाहिए। एक जो ग्लोबल अगर हम देखें तो एक मैक्रो टेलविंड नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी हेडविंड्स भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से दिस ईयर मेरे ख्याल से स्टॉक पिकिंग का जो अप्रोच है वही हम कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल। मेहर जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्राइस डैमेज हुआ है कई पॉकेट्स में, जैसे रियल एस्टेट पॉकेट है एक महीने में 20% इंडेक्स गिर गया। ये हाई बीटा पॉकेट्स में क्या बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं या मार्केट की तरफ से एक वार्निंग साइन है? देखिए, अगर हमारा व्यू ये है कि जो लिक्विडिटी का जो पीक सिचुएशन था, डेफिसिट का सिचुएशन, वो धीरे धीरे करके बेटर होगा। हमने ये भी देखा है कि जो डॉलर इंडेक्स था DXY करीबन 110 के ऊपर पहुंच गया, 107-8-9 के 7-8 के आजू बाजू स्टेबिलाईज हो रहा है। जापानीज येन भी मेरे ख्याल से 158 टच करके अब जाके नॉर्मलाइज हो रहा है। तो ये जो पीक डॉलर स्ट्रेंथ वाली जो ट्रेड थी वो अगर हो चुकी है
और अब जो मैं कहूंगा, जब ट्रम्प आए थे तो इस पीक पे ये सब यूफोरिया हुआ था। टेक स्टॉक भी बहुत ज्यादा चल गए थे, वो एनवीडिया की वजह से थोड़ा करेक्शन में भी आए हैं। तो अगर हम ये कहें कि जो सबसे ज्यादा जो मंदी का कारण था डॉलर स्ट्रेंथ और एफआईआई का आउटफ्लो एंड इंडिया में लिक्विडिटी की जो क्रंच हमने देखी थी, वो अगर वर्स्ट इज ओवर, तो मेरे ख्याल से हमें लगता है कि धीरे धीरे करके मार्केट रिकवर हो सकता है। अगर ये रिकवर होता है तो मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा यूफोरिया वाले स्टॉक्स है, जिसमें जैसे आपने कहा सबसे ज्यादा करेक्शन हुई है, उसमें अगेन वैल्यू देख सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब एक शार्प करेक्शन आती है तो अच्छे स्टॉक्स भी गिरते हैं और नॉट सो ग्रेट क्वालिटी वाले स्टॉक्स भी गिरते हैं। तो अगर हमें हमारी जो क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं जहाँ पे ग्रोथ विजिबिलिटी है, रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें डेफिनेटली बिल्ड करने का चांस मिलता है। एक कॉशन ये रखना चाहिए कि क्वार्टरली रिजल्ट्स का सीजन है, बजट का भी इवेंट हम देख रहे हैं आ रहा है, तो इसके लिए वजह से हम कहेंगे कि रिजल्ट्स का वेट करके, स्टडी करके, मैनेजमेंट का गाइडेंस देख के ही काम करें तो बेटर रहेगा। मीर जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और इस बार इस अर्निंग सीजन के मध्य भाग में जो चीज़ बहुत प्रभावशाली रही और जिसके बाद कुछ सेक्टर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, उसमें एक था मिहिर जी सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे एंड स्पेशली क्लोजर टू बजट। अगर कैपेक्स पे कभी काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट डिप्लॉय किया गया, एलोकेट किया गया, आपको क्या लगता है ये स्पेस डिलीवर करने को तैयार है क्या? सीमेंट में आपने सही कहा। इनफैक्ट पिछले कई हफ्तों में भी सीमेंट के प्राइसेस स्टेबलाइज होके बढ़ना भी शुरू हुए हैं, और उनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट हैं वो भी, मुझे लगता है कोल वगैरह की जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो भी नॉर्मलाइज हो रहे हैं। तो इसमें एक टैक्टिकल प्ले बन सकता है मेरे ख्याल से सीमेंट में। खास करके जो कंपनीज के पास लाइमस्टोन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन है और जहां पे कैपेसिटीज का विजिबिलिटी है, कैपेसिटी ग्रोथ की विजिबिलिटी है, मेरे ख्याल से वो सेक्टर में वो स्टॉक्स हमें देखने चाहिए। रीजनल मैं कहूंगा साउथ में टिपिकली प्राइसिंग पावर कम रहा है, साउथ और ईस्ट में। वेस्ट और नॉर्थ में प्राइसिंग पावर रिलेटिवली बेटर रहा है, तो उस तरह की प्रेफरेंस लेके हम चलते हैं सीमेंट में। अच्छा मिहिर जी, ये पूरे रियल स्टेट में और रियल स्टेट एंसिलरी में, देखिए आज तो रियल स्टेट में एक शॉर्ट कवरिंग पुल बैक है, बट प्राइस डैमेज काफ़ी सिवियर है, काफ़ी सिवियर था। इस पर आपका टेक क्या है एज ए इन्वेस्टर? क्या इस प्राइस को लेना चाहिए? देखिए, जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके तो सेल्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, और खास करके मैं कहूँगा जो नॉर्थ बेस्ड कंपनीज हैं उसमें हम देखें तो प्राइस और वॉल्यूम काफी अच्छी तरह से है। और जो ब्रॉड थीम रही है कि प्रीमियम प्रॉपर्टीज, प्रीमियम कंजम्पशन वाली जो आइटम्स हैं उसमें बेटर डिमांड है, वो भी आई थिंक दैट थीसिस आल्सो इज स्टिल इंटैक्ट। तो जहां जहां हमें लगता है कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है कंपनीज रियल एस्टेट में और वॉल्यूम ग्रोथ का इश्यू नहीं है, तो पिछले क्वार्टर में हम देखें तो there are some companies which have also delivered good sales number, pre-sales numbers। तो मेरे ख्याल से कंपनी बाय कंपनी देख के हम चल सकते हैं, खास करके जहां पे हम देखते हैं कि प्रीमियम एंड में है जो कंपनीज। ओके, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा आप पर्सनली कोई नई थीम जो आपने आइडेंटिफाई की हो जहां आप पैसा डाल रहे हो मिहिर जी? देखिए, जो थीम्स पसंद है वही 25-30-40% हेयरकट लेके अवेलेबल है, तो ऐसा कुछ नया नई थीम निकालने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग थीम्स में कहाँ टॉप अप कर रहे हैं फिर? सो इसमें क्या है कि अभी भी जो कंजम्पशन लिंक थीम्स है उसमें मिक्स बैग है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कंजम्पशन फुल फ्लेज वापस आ गया है, वहां भी अभी भी जो प्रीमियम एंड में है वहीं पे चल रही कंजम्पशन, एंड इनफैक्ट देयर आर सम इंडिकेशंस के अर्बन में भी धीरे धीरे करके स्लो डाउन शायद आ रही है। तो एक बजट में अर्बन और व्हाइट कॉलर टैक्स पेयर के लिए क्या है वो हमें देख के फिर वो थीम बनाएंगे हम, जहां पे अर्बन लिंक कंजम्पशन पे भी हम प्ले करें, लेकिन वी वुड रादर वेट फॉर सिग्नल्स फ्रॉम द बजट ऑन दैट थीम। लेकिन सिंस कंजम्पशन इज अ क्वेश्चन मार्क, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का फोकस जो मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, डिफेंस, पावर सेक्टर में जो स्पेंडिंग करना और स्पेंडिंग एनकरेज करना प्राइवेट सेक्टर को जो पॉलिसी देके, वो मेरे ख्याल से कंटिन्यू रहेगा। डिफेंस, रेलवे एंड जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेक्स स्पेंडिंग में बजट में मेरे ख्याल से हेल्दी एलोकेशन मिलने की आवश्यकता है। और मैं ये भी कहूंगा कि बजट में मुझे लगता है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स जो है
उसका भी स्कोप एक्सपांड करेंगे, तो जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जो थीम है वो भी मेरे ख्याल से बरकरार रहेगी। तो ये सारे स्ट्रक्चरल प्लेज है फ्रैंकली, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा, जो रियल एस्टेट, मैं कहूंगा कि ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल्स वाले, वो पुराने थीम से काफी हाइप हो चुकी थी। अभी ये करेक्शन में काफी पनिशमेंट भी मिली है स्टॉक्स को, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पिक्चर चेंज नहीं करती। तो जहां जहां भी हमें कन्विक्शन है और विजिबिलिटी है, वहां पे काम कर भी रहे हैं। और पिछले 2 दिन में हमने देखा है कि काफी कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट्स भी दिखाए हैं और गाइडेंस भी आए हैं। एक चीज मैं कहूंगा कि जो गवर्नमेंट की कैपेक्स ऑर्डरिंग थी, वो जो फर्स्ट हाफ में स्लो थी, सेकेंड हाफ में भी स्लो शुरुआत हुई थी, लेकिन अब लास्ट 1-2 महीने में हम देख रहे हैं कि डिफेंस और रेलवे वगैरह के सेगमेंट्स में ऑर्डर छूटने लगे हैं। तो उसकी वजह से भी मेरे ख्याल से ये बिल्डअप हो सकता है इसमें। ओके, चलिए मेहर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए इन सब टॉपिक्स पर। चलिए वीरू और मैं अब आपसे इजाज़त लेंगे, और वीरू तो अब आपको कल दिखाई देंगे मुंबई स्टूडियो से, और तो वीरू आपसे मिलेंगे कि हम शाम को, और अब आगे का शो कंचन और श्रेया को दे देते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर आते हैं, उसके बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन।